यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्टिंग, जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। अगर आप बीकॉम कर चुके हैं तो फिर ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ होगा उसमें, अदरवाइज आपने सीए में तो इसे कभी नहीं पढ़ा है पहले। दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीए इंटरमीडिएट का ये आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होता है। आई एम श्योर आप सब जो है इसे जानते होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका आपको जो है एक ब्रीफ आइडिया जरूर दे दूंगा यहां पर कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका किस तरीके का पेपर होने वाला है एंड ऑल दैट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले तो आपको यह समझा दूं कि एक थ्योरी चैप्टर है या ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका बेसिकली जो कॉस्टिंग होता है ना, वो कॉस्टिंग दो पार्ट्स में है। आप ऐसा समझ के चलिए, इसका जो पेपर आता है ना, उसमें थ्योरी क्वेश्चन लगभग 20 मार्क के आसपास आते हैं। ओके, इसके थ्योरी क्वेश्चंस लगभग 20 मार्क के आसपास के होंगे, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स के आसपास आते हैं। तो ये चैप्टर क्या मानना सही है, थ्योरी या प्रैक्टिकल? ये डेफिनेटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका पूरा। ओके, और मैं आपको सच बताऊं ना, मैंने जो देखा है, मैं मेरे रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मैंने मेरे फादर को हमेशा एक बिजनेस करते देखा, बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से जब मैंने उन्हें देखा। ठीक है, ही वॉज डूइंग अ बिजनेस। कॉस्ट निकालना बेटा एक तरीके से मेरे ब्लड में है। समझने की कोशिश करिए, हर बार कोई भी चीज का डिसीजन लेना होता, कोई भी हम लोग डिसीजन ले रहे होते, या मैं देखता था फादर मेरे कई बार प्रपोजल्स डिस्कस करते रहते, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुरंत हम लोग ब्याज का हिसाब लगाते थे, ब्याज निकलेगा नहीं निकलेगा, बराबर है, इसमें कितना रुपया बचेगा नहीं बचेगा। अंडरस्टैंड? तो ये कॉस्टिंग कई हद तक हमारे ब्लड में दौड़ता है। अंडरस्टैंड दिस, सो दिस वे इट वर्क्स। अगर आप भी इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं आपके आसपास, आपको इस सब्जेक्ट से ज्यादा दूसरा प्यारा सब्जेक्ट मिलेगा नहीं। और सच बता रहा हूं आपको, अकाउंटिंग एक तरफ, कॉस्टिंग एक तरफ। क्यों बेटा? अकाउंट्स में क्या होता है पता है? अकाउंट्स में क्या होता है, आपको बोला जाएगा उसने ये किया, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके बताओ, है ना। इस ब्रांच ने उस ब्रांच को माल भेजा, अकाउंट फॉर करो। इस डिपार्टमेंट ने उस डिपार्टमेंट को भेजा, हायर परचेस पे दिया, कंसाइनमेंट पे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो अकाउंट्स क्या हो जाता है, देखिए मैं अकाउंट्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स खुद पढ़ाता हूं, लेकिन अकाउंट्स जो होता है ना, वो पोस्टमार्टम है, काम हो चुका है, ठीक है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। लेकिन कॉस्टिंग वैसा नहीं है। कॉस्टिंग आपको डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। मैं आपकी बैच यहां पे ले रहा हूं, आपको नहीं लगता मुझे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी? मेरे को आपकी बैच लेने के लिए बेटा घर से लेके यहां पर आना पड़ेगा 3.5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, चलो ठीक है, मैं रिवीजन लेक्चर के बाद में के दिन पकड़ रहा था, 3 महीने पकड़ के चलो। 3 महीने बोले तो 90 डेज, 90 डेज अगर मैं 8 दिन आ रहा हूं जा रहा हूं, मतलब 8-8 किलोमीटर आ रहा हूं जा रहा हूं, सोचो जरा कितना हो गया हिसाब। किलोमीटर का मुझे खर्चा आता है लगभग, समझ के चलिए आप 3 रुपए, 3 रुपीज पर किलोमीटर। गाड़ी आजकल 40 के ऊपर एवरेज देती नहीं है, और 120 का हिसाब है, ठीक है। सो 3 रुपए किलोमीटर का, मुझे 90 दिन आना है जाना है 8-8 किलोमीटर, जरा हिसाब लगाओ तो कितने का खर्चा होना है मेरा? 24 रुपए एक दिन का। एक दिन का कैसे, एक साइड का। 8 किलोमीटर आना है, 8 जाना भी तो है, इधर थोड़ी रहूंगा। सो 48 का एक दिन का खर्चा हुआ, 90 दिन का सोचो मेरा खर्चा क्या है, 4,320। तो इतना तो मेरा रिकवरी होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो दिस इज हाउ कॉस्टिंग वर्क्स, राइट। कॉस्टिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अच्छा, कॉस्टिंग और अकाउंट्स का ये बेसिक डिफरेंस तुमको समझा क्या? कॉस्टिंग में मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने पूछा है मैं ये करूं या नहीं करूं। तो करने से पहले का काम कॉस्टिंग का है, कर लेने के बाद का काम अकाउंट्स का है। समझ रहे हो? मतलब यहां पे तुम्हें डिसीजंस लेने हैं। कॉस्टिंग बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, यहां पे आपको डिसीजन लेने हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका रोल है ना, अकाउंटिंग के पहले आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज बेटा मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आपको कभी भी क्वेरी आती है, आप बेझिझक आप क्वेरी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव अ फ्री हैंड,
आपको क्वेरी बिल्कुल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अनम्यूट नहीं करना है तो आप अपना क्वेरी चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये आपको फ्री हैंड है ना, क्वेरीज आपको पेंडिंग नहीं छोड़नी है। सो अंडरस्टैंड, ये जो हमारा सब्जेक्ट है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं ऐसा सब्जेक्ट है। अच्छा ऋत्विक मुझे एक बात बताओ, अगर 2 घंटा मैं यूट्यूब पे मेहनत करता हूं, जस्ट इमेजिन ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात ही कर रहे हैं हम लोग इसलिए मैं बोल रहा हूं, 2 घंटा मैं यूट्यूब पे मेहनत करता हूं और 2 घंटे में बेटा मैं कुछ वीडियोस बना के डालता हूं 90 दिन तक, है ना, तो ऑब्वियसली उसको देख देख के कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यार अगर 10 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चे भी मुझे अट्रैक्ट हो जाते, एक एक बच्चा 5,000 रुपया मुझे दे देगा, तो 10 इंटू 5 50,000 रुपया मेरा बनने वाला है। आपको क्या लगता है ऑफलाइन अगर मैं बैच लेता हूं तो मुझे कम से कम कितना मिलना चाहिए? कम 50 के नीचे मिलेगा तो डज इट मेक सेंस? गेटिंग द पॉइंट? आपको डिसीजंस लेने बेटा ये वाले सब्जेक्ट में, ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, क्योंकि यहां पर आपको रियल लाइफ वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आपको जो डिसीजंस लेने होते हैं ना वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू। ये सब्जेक्ट आपको फाइनल में भी आने वाला है, ओके। इंटर में तो है ही, फाइनल में है ही। और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो ये आपको 2nd और 3rd ईयर बीकॉम में आता है। इनफैक्ट उसका पूरा सिलेबस आपका इंटर में ही हो जाएगा। 2nd और 3rd ईयर बीकॉम का पूरा सिलेबस आपका इंटर में कवर हो जाता है, तो आपको अलग से वहां पे कोई और क्लास करने का उसका जरूरत नहीं पड़ता है। एफवाई में कॉस्टिंग नहीं है, पता नहीं आप कौन से यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, तो पुणे यूनिवर्सिटी में तो बेटा ये नहीं था, है ना। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। तो कॉस्टिंग में बेसिकली हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट माने खर्चा, कॉस्ट बोले तो खर्चा, समझने की कोशिश करिए। कॉस्ट यानी जितने रिसोर्सेस आपने खर्च किए थे इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, कुछ गुड्स सर्विस मैंने ली, उसके बदले में जो मैं पे करने जा रहा हूं ना वो मेरी कॉस्ट है। हर बार कॉस्ट ना सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती है, ठीक है। हाँ हम लोग इस चैप्टर में जब करेंगे तो मॉनेटरी जैसी ही होगी, लेकिन हर बार कॉस्ट मॉनेटरी नहीं होती, कई बार कॉस्ट नोशनल्स भी होती है, बराबर है ना, इमेजिनरी कॉस्ट भी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी हेल्थ डिटोरिएट होने लगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, बराबर है, तो मुझे वो फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़े, उसे मैं मनी में नहीं गिन पाऊंगा, अंडरस्टैंड। तो वो भी चीजें एक तरीके से होती है, कॉस्ट ही है हमारे तरह से, हमारे लिए, ओके। सो अंडरस्टैंड कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालना, कोई भी चीज का कॉस्ट निकालना, मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहां पे दूंगा, और मैं आपको यह भी समझाऊंगा क्या इस सब्जेक्ट में हमें सिर्फ कॉस्ट ही निकालना है कि कुछ और भी करना है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा यहां पे। सो कॉस्ट कोई भी तरीके का खर्चा, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल ही क्यों ना हो, जो भी आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए करते हैं वो सबका सब आपके लिए कॉस्ट है, ओके। ये सब्जेक्ट बेटा हम लोग बिल्कुल थ्योरी के नजर से नहीं जाने वाले, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखते हुए करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आए इसके लिए बहुत सारी इमेजेस भी रखी हैं, बहुत सारे फोटोज रखे हैं, ताकि आप उसे सही से विजुअलाइज कर सको। और जब आप ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपको खुद को कैसे इमेजिन करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। आप कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, आप ऐसा अज्यूम करिए खुद को कि आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री के सीईओ है या मैनेजर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है या वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है। आप ये सब चीज देख रहे हैं, आप पूरा फाइनेंस हैंडल कर रहे हैं, कॉस्टिंग हैंडल कर रहे हैं, ट्रेजरी को संभाल रहे हैं, आपका वो रोल है। आप खुद को वैसा देख के सोचो। तो बेटा इंद्रजीत मुझे बताओ, अगर तुम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रन कर रहे हो, ठीक है, मैं उसका सेल्स और वो सब चीज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ कॉस्टिंग के नजर से बात करने जा रहा हूं, या आपके फैक्ट्री में क्या क्या देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन आपकी फैक्ट्री कैसी होगी, टेम्पोज आते रहेंगे, बहुत बढ़िया, टेम्पोज आपके आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फैक्ट्री का गेट है, गेट पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी तुम्हारे खर्चे हैं,
ये सारे खर्चे हम लोग कॉस्टिंग के नजर से समझ रहे हैं उसको, राइट। तो तुम्हारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का बड़ा सा गेट है, उसके अंदर टेम्पोज आ रहे हैं जा रहे हैं, फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड संभाल रहे हैं, आगे और क्या है तुम्हारे फैक्ट्री में। मतलब क्वालिटी की बहुत बढ़िया, मतलब तुमने ये पॉइंट बोल दिया कि जब माल बाहर से अंदर आता है तो क्वालिटी चेक्स होंगे, क्वालिटी चेक्स होने जरूरी है और वो बहुत नेसेसरी है, क्वालिटी चेक्स होने चाहिए। क्वालिटी चेक्स होने के बाद में जैसे माल आप रिसीव करेंगे उसके बाद में आप उसका अकाउंट फॉर करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए भी कुछ लोग लगे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके फैक्ट्री में और क्या क्या हो सकता है, ये सुल्फिक क्या लगता है आपके फैक्ट्री में क्या होगा, और मशीन्स है, फैंटास्टिक, आपके फैक्ट्री में मशीन्स है, ठीक है। रॉ मटेरियल, खुशबू कह रहे हैं रॉ मटेरियल है, और इसके अलावा गोडाउन है, सही है, यस। लेबर आपने कहा, लेबर का पॉइंट बिल्कुल सही है, लेबर आपके फैक्ट्री में लगा हुआ होगा, बराबर है। कुछ लेबर ऐसा होगा जो ब्लू कलर का वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं करते हैं, बराबर है, बिल्कुल उस टाइप का लेबर होगा। रिया कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, डेफिनेटली आप कॉस्टिंग के नजर से बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, वैसा ही चाहिए अपने को। और क्या क्या देखते हैं बेटा आप अपने फैक्ट्री में, पैकिंग के खर्चे हैं, बिल्कुल आपके फैक्ट्री में पैकिंग है। अच्छा एक चीज है ना, बहुत लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, पता है क्या, मैं भी बहुत सारे फैक्ट्री की मैं ऑडिट के लिए गया था, मैं खाना कहाँ खाता रहूंगा, एग्जैक्टली है ना, अब मैं खाने का जल्दी सोच लेता हूँ, ठीक है। एनीवेज, सो फैक्ट्री का जो खर्चा होता है ना, फैक्ट्री में मतलब कैंटीन्स होती ही हैं, और क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर कहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए, वो वहीं खाते हैं, तो कई बार फैक्ट्री के कैंटीन के लिए महाराज वगैरह वहीं पे लगाए हुए होते हैं, अंडरस्टैंड, ये भी आपके लिए कॉस्ट है, बराबर है। प्लस ये सब अकाउंटिंग के लिए हमारा एक बैक ऑफिस होता है, जहां पे उसका पूरा अकाउंटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, इतना सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ये सब तुम्हारे बिजनेस में होने वाला है। एक तो हमने फैक्ट्री की बात की, लेकिन फैक्ट्री के बाहर भी तुम्हारा काम होता है, माल सेलिंग के लिए जाएगा, उसकी वो डिलीवरी वैन्स होंगी, आप देखते हैं ना वो कोको कोला की वैन जैसे घूमती रहती है, क्या है वो, डिलीवरी वैन है कंपनी की, कंपनी का खर्चा है वो सब, उसके सेल्स के पर्सोनेल होने वाले हैं, देयर आर सो मेनी पर्संस इन्वॉल्वड इन दैट, ओके। सो ये सब आपके लिए खर्चा है, आपको इतना बड़ा स्केल खुद का समझ के काम करना है, ये बात ध्यान में रखिए, आपको उतना बड़ा स्केल है ना समझ के काम करना पड़ेगा, ओके। नाउ अब मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, जरा इसको सॉल्व करके बताइए। रमेश एक चॉकलेट का मैन्युफैक्चरर है, पता है ये एग्जांपल जो मैं बना रहा था ये टेक्स्ट बुक्स के नहीं है, एग्जाम्पल मैं बना रहा था ना, ये एक्चुअली मैंने मेरे वाइफ के बिजनेस में जो देखा था वही बनाया है, वो चॉकलेट का काम करती है, ठीक है, तो चॉकलेट का काम करती है ना, तो उसको देख देख के मेरे को ये मिला, तो मैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरर उसको बना दिया था। रमेश अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर ऑर्डर्ड अ चॉकलेट मोल्ड फ्रॉम Amazon. He was charged rupees 12,000 for 100 kg of chocolate mold. Also, Amazon charged 200 rupees for shipping and delivery of goods. Also, Ramesh needs to make a total expense of 7,000 for producing and packing 100 kg of chocolates. What will be the effective cost of chocolate per kg for Ramesh? निकालिए, बहुत बढ़िया रिया, come on all others, कैलकुलेट करिए, आपके लिए आपके घर पे कितने में पड़ी बेटा चॉकलेट, come on कैलकुलेट करिए, सही है, come on ऋत्विक, खुशबू, ईश्वरी, बेटा आपका आंसर्स एक्सपेक्टेड है, कम ऑन। रमेश एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है, उसने 12,000 रुपए खर्च किए। ऋत्विक सिर्फ ये सोचो तुम्हारा खर्चा क्या क्या हुआ वो चॉकलेट बनाने के पीछे, आपका एक तो 12,000 इसका खर्चा हुआ, क्या वो भी तुम्हारे गुड्स की कॉस्ट में लोगे, सही है, अपन जब बेचेंगे तो अपने को तो सब पैसे निकालने पड़ेंगे ना, सामने वाले से ही लेंगे। ईश्वरी आपको पर केजी पूछा है बेटा, ओके, सो 12,000 रुपए का आपका वो खर्चा प्लस 200 रुपए का शिपिंग, तो आपका 12,200 तो हो गया, बराबर है, और आपको बनाने के लिए भी 7,000 रुपए लग गए, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा है 19,200 का खर्चा, लेकिन ये 100 केजी इसका है, सो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 किलो का खर्चा आ जाएगा, वो है 192। समझ में आ गया, ये पूरा सब्जेक्ट एक कॉस्ट के ऊपर है,
ठीक है, कॉस्टिंग करनी है आपको, करना क्या है, अपने पास लाने की कॉस्ट। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑनलाइन समझ में आया बेटा कि 192 क्यों लेना है अपने को? 19,200 पूरा खर्चा तो है, लेकिन अपने को पर केजी पूछा गया है, अपने को पर केजी पूछा है, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर लीजिए, यू गेट द कॉस्ट ऑफ 190 रुपीज, 192 रुपीज पर केजी। बट क्या इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ कॉस्ट है? मैनेजमेंट भी है। बहुत बढ़िया। सो डेफिनेटली द आंसर इज अ बिग बिग नो। इस सब्जेक्ट में सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है, इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट भी है। आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, उसी को समझाने के लिए मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। देखो आगे, रमेश चॉकलेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस चॉकलेट्स एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 192 पर केजी। 192 पर केजी पे वो बनाता है, जो आपने निकाला भी ऑलरेडी। रमेश वांट्स टू अर्न अ मिनिमम ऑफ 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट। वो धंधा क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, तो मिनिमम कितने रुपए पे उसे माल बेचना चाहिए? सही है, कर लीजिए कर लीजिए। खुशबू, ईश्वरी, कम ऑन, योर आंसर्स आर एक्सपेक्टेड। 30 नहीं करेंगे ना अपन, डेसिमल में सेट करेंगे ना। आपको 20% मार्जिन रखना है ना, तो रहने दो ना, क्या है। 192 प्लस 20%, कैलसी पे डायरेक्ट कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आया मुझे? ये आपका सही है। 192 पे आपको 20% कमाने का है, तो आप कितने रुपए पे बेचोगे उसको? आप 20% कॉस्ट पे कमाना चाहते हैं, सही है ईश्वरी, खुशबू। इसमें 20% आप ऐड कर दीजिए, सो वर्क्स आउट टू 230 रुपीज एंड 40 पैसा। सिंपल। सो हमने देखा कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइसेस सेट करना। अकाउंट्स में कभी तुमने सेलिंग प्राइसेस सेट की? कभी तुमने ऐसा डिसीजन लिया कि हमें क्या, किस पे माल बेचना चाहिए? और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको नहीं लगता कि बिजनेसमैन को यह सवाल तो रोज सोचना पड़ता होगा कि कितने में बेचना है अपने को? सो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही रेलेवेंट कंसेप्ट्स हैं कॉस्टिंग के, जो आपको मतलब अप्लाई अपन करते हैं। नेक्स्ट जरा इसको देखो तो, आपको क्या लगता है? सही है रिया, 192 की आपकी कॉस्ट है, और आपको ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर तो 185 पर ही आया है। क्या हमें करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं करेंगे। तो ये वाला सब्जेक्ट बेटा डिसीजन मेकिंग भी करता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये करना है कि नहीं करना है। अंडरस्टैंड? सो शुड यू एक्सेप्ट द ऑर्डर? डेफिनेटली नो, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। ओके, so for the next one, okay, so next one, see this question, come on. Question पढ़ो, question पढ़ो। What is the total profit that you have made on the job? आपको पूछा है प्रॉफिट कितना कमाया। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। सही है रिया। वन 192 में बेटा आपने उसे बनाया और आप बेचते हैं उसे 250 रुपए में, तो आपका मार्जिन कितना है? सही है खुशबू, आपका मार्जिन बेटा इसमें कितना रुपए आ रहा है? तो आप इस पे 58 रुपीज कमा रहे हैं। 58 रुपीज जो आप अर्न कर रहे हैं, ऐसा 300 केजीज पे आप कर रहे हैं। सो इंटू 300 रुपीज, द करेक्ट आंसर विल बी 17,400 रुपीज। तो ये वाले सब्जेक्ट में आपको क्या सिर्फ कॉस्टिंग करना है? इसमें डिसीजंस लेने हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, बराबर है। इसके अलावा सेलिंग प्राइसेस सेट करने हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी बिग सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, आई एम श्योर जितना मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको भी लग रहा है उतना इंटरेस्टिंग। सब्जेक्ट इज रियली फैंटास्टिक। ओके, चलिए, सो ये हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या सीखने वाले हैं? कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करना, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, करना है कि नहीं करना है, उसके बाद उनका एनालिसिस, खर्चों का एनालिसिस,
जैसे मैं खर्चा करता हूं, तो खर्चा, कुछ खर्चा ऐसा होता है जो यूनिट वाइज डिपेंड करता है, कुछ खर्चा ऐसा होता है कि नहीं फिक्स्ड होता है, रेंट का खर्चा फिक्स है, कितना भी यूनिट रहने दो, लाइक दैट। ओके, तो कुछ आपके खर्चे को एनालाइज करना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, ऐसा सुना है आपने फाउंडेशन में, है ना, फिक्स, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। ऐसा भी होता है आपका खर्चा जो है क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना, सेलिंग के लिए कितना, प्रोडक्शन का खर्चा कितना, ठीक है। सो उसको एनालाइज करना प्रॉपरली। नेक्स्ट, बजट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कॉस्टिंग देता है आपको। इस साल हम लोगों ने 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में 1.25 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। व्हाट शुड बी द बजटेड एक्सपेंडिचर? हमें प्लानिंग तो आज ही करनी पड़ेगी। अगर अगले साल हम 1.25 लाख यूनिट्स तक जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1.25 लाख यूनिट्स के लिए मुझे उतने फंड्स भी तो जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, उसके लिए जो बजट्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो भी यहां पे किया जाता है। आपके सिलेबस में इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, बजट्स बनाना, बजटिंग। देन यू हैव वेरिएंस एनालिसिस। सिर्फ डिसीजन लेके काम नहीं होते, डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ वो भी तो देखने पड़ेंगे। आप पास्ट के डिसीजंस को एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेगा कि फ्यूचर में हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, सही है ना। सो अंडरस्टैंड, आप अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई सेट कर लेते हैं, बराबर है, कोई कि भाई हमने सोचा था हमारा जो खर्चा है वो लगभग 192 पर केजी में हो जाना चाहिए, लेकिन जब हमने एक्चुअली माल ऑर्डर किया तो हमें पता चला कि हमारी कॉस्ट 197 रुपीज पर केजी आ गई। तो हम सोच के चले थे 192, उसके हिसाब से हमने सेलिंग प्राइसेस भी रखी थी, बड़ा ऑर्डर आया तो खर्चा 197 हो गया। अंडरस्टैंड, तो आपको वेरिएंस एनालिसिस भी करते रहना है कि आप क्या सोच के चल रहे थे और एक्चुअल में कितना हुआ, और उसमें रीजंस क्यों, मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस फॉर, ठीक है, उसके रीजंस क्या क्या थे ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग इस चीज में, इसमें स्टडी करेंगे। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें आपके, सॉरी, कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें आपके हाथ के बाहर होती है। मार्केट में ही भाव बढ़ गए तो तुम क्या कर लो, सही है, लेकिन वेस्टेज तो अवॉइड करना तुम्हारे हाथ में था, तो उसमें तो खर्चा कम किया जा सकता था। अंडरस्टैंड, लाइक दैट। तो वेरिएंस एनालिसिस भी हम जब करते हैं ना, तो हम उसमें यह सोचते हैं कि कितना वेरिएंस कंट्रोलेबल था और कितना अनकंट्रोलेबल था। अंडरस्टैंड। यस इंद्रजीत, आपको कुछ पूछना है? okay. ऐसा मुझे आपको देख के लगा कि शायद आपको कुछ पूछना है बेसिकली। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है बेटा अभी तक पूरा? परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं फिर। कॉस्टिंग क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक जिससे आप कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बराबर है, एक ऐसी चीज जिससे आप कॉस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये सब थोड़ा ज्यादा थेरोटिकल है, इन्हीं चीज देखिए कैसा है, आज फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर आप कोई भी अगर बड़ी चीज सीखना चाहते हैं तो पहले उसकी एबीसीडी तो सीखनी पड़ेगी, डायरेक्टली अपन बड़े क्वेश्चंस पे जंप तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर जो है ना, थोड़ा सा थेरी रहेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। चलिए, सो सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लंदन, ओके। Organization costing system is the foundation of internal financial system for managers. इस पूरे सब्जेक्ट में आप हर बार एक मैनेजर होंगे, आपका काम है मैनेज करना। तो मैनेजर्स को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ना, वो आपको निकाल के देना है। इसीलिए कॉस्टिंग को कई बार MIS भी कहा जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या सिर्फ MA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो इसकी जरूरत मैनेजर्स को पड़ती है। क्या मैनेजर्स को सारी इंफॉर्मेशन रुपीस वाली ही लगती है? उन्हें क्वांटिटीज के बारे में भी जानना पड़ता होगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयज के कितने आइडल आवर्स थे। तो मैनेजमेंट सिर्फ रुपीस में कैलकुलेशंस नहीं करती, मैनेजमेंट को जो इन्फो की जरूरत पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हर बार रुपीस में नहीं होगी, कई बार क्वांटिटीज उसके अलग होंगे। क्या अकाउंट्स में ऐसा आता है?
अकाउंट्स में तो हर चीज रुपीज वाली है, वो उसका तो शुरुआत ही वही से होता है। क्या ये मेजरेबल है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज द वेरी बेसिक नेसेसिटी फॉर अकाउंटिंग, राइट? उसके सिवा तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, उसको अपन बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में वैसा नहीं होता, कॉस्टिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ओके, सो कॉस्टिंग जो है हमारा एक टेक्निक है जिससे आप कॉस्ट निकालने वाले हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे इंटरनल इंफॉर्मेशन जो जो लगने वाली है वो सब आप निकालने वाले हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालना, और कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होगा फिर? हिसाब किताब लिख के रखो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग क्या होगा ना, बेसिकली अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब लिख के रखो, खत्म हो गई बात। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट आपको हिसाब लिख के रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग और कुछ नहीं बल्कि हिसाब आपको लिख कर रखना है। पता है आपको, जैसे अकाउंट्स में आप डेबिट क्रेडिट के रूल लगा के एंट्रीज लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डेबिट क्रेडिट के रूल लगा के जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। इसमें भी अकाउंट्स होते हैं मालूम है, जैसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, लेबर कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स के कंट्रोल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब इसमें भी होता है कॉस्टिंग में। लेकिन कॉस्टिंग में हमारा वो वाला चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि रिकॉर्ड तो करके रखना वो तो आपको अकाउंट्स भी सिखा देगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉस्ट निकालना कैसे, वो ये चैप्टर से, वो ये सब्जेक्ट आपको ज्यादा डिटेल में समझाए। तो यहां पे भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कॉस्ट अकाउंट फॉर करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। This process of accounting, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated, ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. Objective of costing, what do you think? क्यों करनी चाहिए कॉस्टिंग? कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट डिटरमाइन करके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना, आपको क्या लगता है? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, ये भी एक अच्छा गोल है। प्रॉफिट्स निकालने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, रिया कह रहे हैं प्रॉफिट्स डिपेंडेड है। रिया, हम लोग क्यों कर रहे हैं बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोग क्यों कॉस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए? ओके, पता करने के लिए लूप होल्स कहाँ है वगैरह, ठीक है। why should we calculate this, why should we do this costing in the first case? ओके, सो रिया कह रहे हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, बिल्कुल सही है। सेलिंग प्राइस आप तभी सेट कर पाएंगे जब आपको कॉस्ट के बारे में पता चलेगा, बराबर है। तो एक तो वो हो जाता है, ठीक है। मान लो आपका सेलिंग प्राइस ऑलरेडी सेट है, आपने कॉस्ट निकाल लिया, तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा, डिसीजंस लेने के लिए ऑब्वियसली काम आएगा कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स। अब अगेन थोड़ा सा आपको मैं आगे लेके चलता हूं। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक काम करते हैं ना, देखते हैं आपने कितना फाउंडेशन अच्छे से किया था। आप लोगों ने सुना है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसमें क्या डिफरेंस है सर? बुक कीपिंग सबसे छोटा, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी, क्या मतलब क्या रिलेशन है सब में? बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग सिर्फ किताबें बना के रख लो, अकाउंटिंग मतलब उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना लो, और अकाउंटेंसी वो तो आएगा ही, उसके आगे क्या, अकाउंट वो तो अकाउंटिंग में भी आ गया। सही है रिया, एनालिसिस वगैरह करना, लोगों को अपनी जानकारी कम्युनिकेट करना, अपना अपने फाइनेंशियल्स, आपको पता है ना अकाउंट्स को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? आप अपने, अब मुझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे करूंगा डिसाइड? ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं ना, तो मैं उसके सबसे पहले बैलेंस शीट पी एंड एल स्टडी करूंगा। वो बैलेंस शीट पी एंड एल अपने आप से चीख चीख के मुझे इंफॉर्मेशन दे रहेगी, बराबर है ना, कि मेरे अकाउंट फिक्स्ड एसेट इतने के, करंट एसेट इतने के, लाइबिलिटी इतने की है, अंडरस्टैंड? सो ये अकाउंटेंसी जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये लोगों तक आपकी बात पहुंचाता है। इसी तरीके से कॉस्टिंग में भी तीन चीजें हैं। कॉस्टिंग आप कर चुके, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट अकाउंटिंग उस कॉस्ट को लिख कर रखना, और फिर उसके ऊपर डिसीजंस लेने, ये आ जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट।
प्रॉफिटेबिलिटी का असरटेनमेंट, उसके अलावा प्रेजेंटेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बराबर है। इसमें कॉस्ट कंट्रोल कैसे करके रखना है, पहले आप सिर्फ कॉस्ट निकाल रहे थे, उसको एनालाइज नहीं कर रहे थे, वो सब यहां पे होने वाला। क्लियर, बढ़िया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट सेम। आप अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट को एक साथ मिला दोगे ना, तो आपका फाइनेंस क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाएगा। एक बात बताओ ऋत्विक, क्या लगता है बेटा आपको, जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? देखो, मैनेजर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में जीन्युइनली सोच के बताना, तुम्हारे दिमाग में मैनेजर बोले तो क्या होता है? मेरे को तो कुछ दिन पहले तक कोई मैनेजर बोलता था ना, तो मेरे को तो होटल का मैनेजर याद आता था कि यार खाना खा रहे नहीं अच्छा लगा, उसको मैनेजर को बुला रहे बाबा। हाँ, नो नो नो, वो मैनेजर नहीं कहते। मैनेज कौन करता है? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इस सब्जेक्ट को, अगर आपको सही से समझना है ना, आपको जब हम लोग कह रहे हैं कि आप मैनेजर हैं, मतलब आप उस कंपनी के सीईओ हैं, आप उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपका वो ओहदा है, समझ रहे हो? तो उन लोगों को डिसीजंस के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती होंगी, वो रियल मैनेजर है, वो रियली मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। बाकी तो एम्प्लॉइज है जो काम करते हैं, डिसीजन वो थोड़ी लेते हैं, डिसीजन तो सीनियर मैनेजमेंट लेती है हमेशा। तो वो जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, वो तुम मैनेजर। ओके, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया नहीं आज से ही आप? अच्छा, तो कंपनीज एक्ट में भी पता है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का एक ही ओहदा है। कंपनीज एक्ट में आप जब आगे जाओगे, ठीक है, आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर को भी 5% कमीशन मिलता है और मैनेजर को भी 5% ही कमीशन मिलता है, क्योंकि वहां का मैनेजर एज गुड एज मैनेजिंग डायरेक्टर है। अंडरस्टैंड? तो मैनेजर मतलब ऐसा आदमी जो मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट का है। ओके, ऐसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या जानना पड़ता होगा, सब कुछ। ठीक है, तो सिर्फ पैसा तो यहां इन्वॉल्व नहीं होता, यहां तो बहुत बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके, सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है मैनेजर्स को जो इन्फो की जरूरत है वो निकाल के देना। They require the info to create, protect, preserve, increase value for their stakeholders. Okay, चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेस हो चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो। समझ में आ रहा है अभी तक से? कोई दिक्कत नहीं, राइट? आज पहला लेक्चर है ना, तो अभी क्या है, थोड़ा सा थेरी रह गई, जब तक प्रैक्टिकल में आपको सिखा नहीं देता थोड़ा सा, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा जंप करने वाला हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल इस पे लेकर आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जंप करने जा रहा हूँ, क्योंकि थेरी काफी मालूम है, तुम्हारा पहला चैप्टर देखोगे ना खोल के, 30 पेज का थेरी भर के रखा हुआ है। ये मैंने भी जो प्रैक्टिकल पार्ट्स यहाँ पे डाले हुए हैं ना, वो सारे प्रैक्टिकल पार्ट्स एक्चुअली आगे के चैप्टर से जो आप अभी से समझ सकते हो वो चीजें लेके डाली हुई है। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं फैक्ट्री के विजुअलाइजेशन से। यहां से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में अब घुसने वाले हैं। ठीक है, ये तुम्हारी फैक्ट्री है, देख रहे हो? ठीक है, कितना पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारी फैक्ट्री है, बराबर है। इस फैक्ट्री को अच्छे से देख लीजिए, तो ये फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग है, बराबर है। और सिर्फ बिल्डिंग नहीं, इसका पूरा सेटअप देखो, उसका मस्त गार्डन वार्डन है, सब कुछ है अंदर, रिक्रिएशन की एक्टिविटीज होती होंगी, बराबर है। कुछ खेलने के लिए लोगों के स्टाफ के लिए कुछ गेम्स वेम्स भी होंगे अंदर, डेफिनेटली। सो बहुत सारी चीजें एक फैक्ट्री इस तरीके की होती है। आगे, ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां प्रोडक्शन हो रहा है। क्या क्या देख सकते हो आप? वर्कर्स मुझे दिख रहे हैं, सुपरवाइजर है, ये देख के ही समझ जाता है कि ये सुपरवाइजर है जो ट्रैक रख रहा है, बराबर है। ये एक सुपरवाइजर है, ये लोग वर्कर्स हैं,
रॉ मटेरियल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, किसी पे काम चल रहा है, वो वर्क इन प्रोसेस है, बराबर है। जो रेडी होके कपड़े जा रहे हैं वो फिनिश गुड्स हैं काइंड ऑफ, बराबर है। इसके अलावा सारी मशीनें लगी हुई हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इधर लाइट्स फैंस लगे हुए होंगे। सो ये सब खर्चे होते हैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये सब कुछ होता है बेटा एक प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। बेटा ऐसे जो मजदूर होते हैं, इसे डायरेक्ट वर्कर कहते हैं या इनडायरेक्ट वर्कर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है बेटा, आर दे डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स? कभी इसके बारे में सुना है आपने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? सुना है बेटा आपने डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो ये कौन सा खर्चा है? दिस इज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट खर्चा है ये सब, बराबर है। ये सीधा सीधा प्रोडक्शन पे ये करेगा। अब जैसे एक लेडी है, मान लीजिए एक लेडी जो है ना, वो दिन के 10 कपड़े सी देती है, ओके। 10 कपड़े वो क्या कर देती है बेटा, सी देती है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका खर्चा जो होगा वो 10 यूनिट पे जाने वाला है, राइट। तो अगर 2 लेडीज रही तो 20 कपड़े, 3 लेडी का सैलरी दोगे तो 30 कपड़े, ऐसे। तो वो डायरेक्ट 1 to 1 कोरिलेशन है। ऐसा जो कॉस्ट होता है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा जो खर्चा हो जाता है बेटा वो हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, ये कौन सा डिपार्टमेंट है रे? स्टोर्स। ये ऐसा गोडाउन है, ओके। एक ऐसा डिपार्टमेंट, ये एक्चुअली गोडाउन नहीं है, स्टोर्स मैंने नाम दिया है इसको, जहां पे रॉ मटेरियल पड़ा होगा। अब क्या हो जाता है पता है, अपन ने कभी देखा ही नहीं ना अपने लाइफ में, इसीलिए अपना है ना सोचने का बहुत छोटा सा ये है। बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रेस्टीज पॉइंट जितना बड़ा होता है, मतलब जितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा सिर्फ स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा होता है। इतना बड़ा बड़ा भी डिपार्टमेंट रहता है। ये उस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे बड़े बड़े रैक्स होंगे जिसको मैनेज करने के लिए ऐसे स्टोर मैनेजर होंगे। जैसे ही माल जाता होगा अपने इसमें वो एंट्री कर देते होंगे, ये माल गया। जब भी कुछ नया माल आता होगा एंट्री करते होंगे, ये वाला माल आ गया, तुरंत स्टॉक आपको जो है इस टैब पे देखने को मिल जाएगा। ये स्टोर्स का मैनेजर है। आपको क्या लगता है ये खुद हमाल बोल के उठाएगा क्या? नहीं, ये स्टोर का मैनेजर है। इसके भी नीचे 50 आदमी होंगे जो काम कर रहे होंगे अंदर। ऐसा डिपार्टमेंट है स्टोर्स का डिपार्टमेंट। गेटिंग द पॉइंट? और इसमें ना ये आप ये देख रहे हो, ये रैक्स कैसे निकाले जाते होंगे, कैसे रखे जाते होंगे, ये सब हम लोग आगे स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, सी दिस डिपार्टमेंट नाउ, दिस इज योर वेयर हाउस। ये कौन से गुड्स लग रहे हैं ये आपको? ये फिनिश गुड्स हैं। आपका माल रेडी हो गया है, रेडी फॉर डिस्पैच पड़ा है, ये अभी अपने पास ऑर्डर नहीं आया है, ये अभी तक डिस्पैच में पेंडिंग है, तो ये आपका पड़ा है वेयर हाउसेस में, ओके। नेक्स्ट, वेयर हाउसेस को भी ऑब्वियसली मैनेज करने के लिए लोग होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब आपको फैक्ट्री में देखने को मिलता है। कैंटीन होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैंटीन में कौन लोग खाना खाते हैं? लेकिन वर्कर्स कौन कौन से? देखो वर्कर कितने डिपार्टमेंट है इंद्रजीत, फैक्ट्री मतलब एक कंपनी में कुछ प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऑफिस डिपार्टमेंट भी तो है जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल रहे हैं, ठीक है। वो लोग भी खाना कहाँ खाते होंगे? यहीं जाके खाएंगे, ठीक है। मान लो आपके सेल्स टीम वहां पे ही बैठती है, तो सेल्स टीम वाला भी खाना खाने कहाँ जाएगा? कैंटीन में। समझने की कोशिश करिए, ये जो कैंटीन वाले लोग हैं ना, ये अपनी सर्विसेज बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स को देते रहते हैं, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट, आपका ऑफिस स्टाफ, ये लोग तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं फिर? ये लोगों का काम ये है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका रिपोर्टिंग करते रहे, उसका अकाउंटिंग करते रहे। ये ऑर्डर्स वगैरह आते हैं जाते हैं ना, तो उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं, आपने पैसा भेजा कि नहीं, ये कि नहीं, वो कि नहीं, है ना। तो रिमाइंडर्स करते रहना, बैंकर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करते रखना, ये सब काम ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस में चलता है, ओके। नेक्स्ट,
हर फैक्ट्री में होता है, हाँ? हर फैक्ट्री में, मतलब हर एक बड़ी कंपनी में आप देखोगे ना, रिसर्च होता ही है, करते ही 100% रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट, सेलिंग एजेंट्स होते हैं, सो ही दे आर, दिस गाइज आर क्रैकिंग अ डील विद दिस। ओके, सो सेलिंग टीम्स होती है, मार्केटिंग टीम्स होती हैं, जो डेफिनेटली क्या हो जाता है बेटा, डेफिनेटली आपके घूमते रहते हैं। अच्छा, तो इनका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस तो होता ही होगा ना, क्योंकि क्लाइंट ऑफिस पे जाना ही पड़ता है इनको। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सारे अलग अलग खर्चे होते रहते हैं, बराबर है। नेक्स्ट, व्हाट आर दिस, डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता है आपके इसमें, बराबर है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैन है, आदमी है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऑल दैट। ओके, सो ये सिर्फ, ये क्यों फोटोज में आपको इतने दिखा रहा हूं, ताकि आपका विजुअलाइजेशन वैसा बन सके जैसा अपने कोई सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से आप समझ चुके हैं कि आपका जो कॉस्टिंग है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, आपका फैक्ट्री कैसा होने वाला है, आपको कौन कौन से खर्चों के बारे में सोचना चाहिए, वो सब मैंने बस बताया है। ओके, एक बात बताओ अभी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों से जानना चाहूंगा, जब आप माल बेचते हैं ना किसी कस्टमर को, आप उससे कौन कौन सा खर्चा रिकवर करोगे? जब आप अपना माल कस्टमर को बेचते हैं, तो उससे क्या आपको प्रोडक्शन का खर्चा रिकवर करना चाहिए, स्टोर्स को संभालने वाले लोगों का खर्चा, क्या आपको वेयर हाउसेस का भी खर्चा रिकवर करना है, क्या आपको कैंटीन के वर्करों को भी जो आप पेमेंट देते हैं वो भी आपको गुड्स से रिकवरी करनी है, बराबर है। आपको इसके अलावा ऑफिस को संभालने के लिए खर्चे होते हैं, वो भी रिकवर करने हैं, बराबर है। इसके अलावा आपको रिसर्च करने के लिए जो लगता है वो, उसके अलावा आपको जो सेलिंग के लिए खर्चे लगते हैं वो, ये सब कुछ इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको ऐड करके रिकवर करना है कस्टमर से। समझ में आ रहा है? तो कॉस्टिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है, ये सभी खर्चों को ऐड करो, सबके सब खर्चों को ऐड करो, जितनी क्वांटिटी तुमने बनाई है ना उससे डिवाइड कर दो, एक एक का खर्चा मिल जाएगा, उतना उतना सामने वाले को चार्ज कर दो आप, वो थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर दो, सामने वाले को बेच डालो। समझ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या सभी को समझ में आ रहा है? हमारा इंटेंशन ही क्या है बेटा, हमारा इंटेंशन है खर्चों को रिकवर करना है, सामने वालों से खर्चों को रिकवर करते रहना है। तो ये जितने खर्चे आप देख रहे हो ना, खर्चा कैसा भी हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, स्व इच्छा से हो या अनकंट्रोलेबल हो, बराबर है, खर्चा कैसा भी रहने दो, खर्चा अगर तुमने किया है तो तुम तुम्हारे कस्टमर से उसे रिकवर करोगे, मतलब करोगे। रिकवर किए सिवा आपका धंधा कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, रिकवरीज कम ज्यादा हो सकती है। जैसे इंद्रजीत, मान लो आप मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेकर आए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, मेरे मान लीजिए 100 आवर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे पता है यार 100 आवर्स मैं दूंगा, मेरे ऑफिस में काम चलेगा, तो अब 100 आवर्स का मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ना पड़ेगा, वो भी तो मैं सामने वाले से ही वसूल करूंगा ना, इलेक्ट्रिसिटी मुझे लेना पड़ेगा, मेरी वेजेस लेनी पड़ेंगी, बराबर है, एक प्रॉफिट मार्जिन मैं उसमें लूंगा। लेकिन मुझे क्या पता इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, मैं थोड़ी ऐसा कोई एक एक घंटे का हिसाब रखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, अंदाजे से। मतलब ये क्या, आप सब चीज अंदाजे से करेंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलने का मतलब, अब जैसे मान लो मेरे आने जाने का, जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहे थे, क्या हर बार पेट्रोल 120 ही रहेगा? कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड, आप जो भी अपने कस्टमर्स को चार्ज करते हैं ना, एक खर्चा ऐड करके, वो सारा खर्चा एस्टिमेट बेसिस पे ऐड होता है, अंदाजे से। तो कई बार आप थोड़ा ज्यादा ऐड कर सकते हैं, कई बार थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं, तो रिकवरीज भी आपकी कई बार थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। ज्यादा हो तो अच्छा ही है ना, अपने को तो कस्टमर से रिकवर करना है, ज्यादा रिकवरीज होती है अच्छी ही है, कम रिकवरीज होती है तो तकलीफ है। रिया बोल रहे हैं बिल्स आर देयर। रिया, बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन रिया, अगर आप क्या क्या बोलते हैं, अगर आप
चलो मैं आपको कोई काम देना चाह रहा हूँ, ठीक है रिया, मैं आपको कोई काम देना चाह रहा हूँ। मान लो रिया, थोड़ी देर एक सिंपल सा अपन हिसाब करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ टाइपिंग जॉब है, ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ रिया कि आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो यू एग्री टू द जॉब, है ना, आपके पास फ्री टाइम था अभी, यू एग्री टू द जॉब, ठीक है, आई विल टाइप इट, ओके। नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर डूइंग इट, ओके, खर्चा कितना, व्हाट विल यू चार्ज पर पेज और पर आवर, लाइक दैट, ओके। सो आप जो टाइप करेंगे उसमें आपका जितना टाइम स्पेंड होगा, या आप जितने पेजेस टाइप करेंगे, ओके, उसमें आपका कितना आप मुझसे कॉस्ट लेने वाले हैं, ये मेरा तुरंत एक सवाल रहेगा। तो बेटा, विल यू वेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू कम? ऑब्वियसली नो। आपको अभी ही अंदाजे से क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को पूछना पड़ेगा, मतलब आपको अंदाजे से बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं, कम से कम 15 रुपया पेज का लगेगा, है ना। आप हिसाब लगा लेंगे कि यार 10 रुपया मेरे मेहनत का है, 2-3 रुपए लैपटॉप का डिप्रिसिएशन, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, जगह जहां पे काम करेंगे उसका डिप्रिसिएशन, ये सब चीजें आपको एक रफली एक अंदाजे से ऐड करके क्या करना होगा, सामने वाले को बिल बताना पड़ेगा। सो अंडरस्टूड, मतलब आप एक्चुअल बिल्स का वेट नहीं कर सकते हैं, आपको ये सब चीजें पहले से ही एस्टिमेट बेसिस पे करनी पड़ती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप रिकवरी थोड़ी ज्यादा कर लें या कम कर लें। Understand? So this is the point what I'm trying to make over here. समझ रहे हैं? बढ़िया। So what is this subject all about? It's decision making. Yes, it's decision making. Okay. Account for cost निकाल लो और फिर डिसीजन लो। कॉस्ट निकाल लो एक बार, तो पहले आपको है ना इस सब्जेक्ट में पहले के 4-5 चैप्टर्स में ये सिखाया जाएगा कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और फिर आगे का एक चैप्टर आएगा जिसमें ना आपसे पूछा जाएगा कि हमें करना है या नहीं करना है। जब आप फाइनल में आओगे ना, फाइनल में 100 मार्क का पेपर आता है, उसमें से 40 मार्क का पेपर सिर्फ इस चीज के ऊपर होता है कि करना है कि नहीं करना है। हाँ, फाइनल में जो कॉस्टिंग आता है ना, उसमें एक ही चैप्टर है, अकेला एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का, 40 मार्क का वेटेज रखता है। सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन होता है, करना है या नहीं करना है, बेचना है तो मिनिमम किस भाव पे बेचना है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको इसी की जरूरत पड़ने वाली है। अंडरस्टैंड दिस? ऑब्वियसली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ तो फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा बियर विथ मी, थोड़ा थेरी है, ठीक है, आई कांट हैंडल इट, क्योंकि लेकिन उसकी जरूरत है, मैं प्रैक्टिकल के पास आपको लेके जाने के लिए थोड़ा थेरी तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इस सब्जेक्ट में या मतलब आपके जितने भी कॉस्ट है ना, उसको अगर एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन करूं तो वो हो जाता है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या आ जाएगा मटेरियल के अंदर? रॉ मटेरियल्स के खर्चे, ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा, उसको लाने का खर्चा वगैरह, मटेरियल के रिलेटेड जो भी खर्चा है बेसिकली वो सब मटेरियल में आएगा। लेबर में कौन सा खर्चा आने वाला है? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को क्या क्या देते हो आप? व्हाट डू यू थिंक? देखते हैं ना आपका विजुअलाइजेशन कहाँ कहाँ तक जाता है, आप क्या सोचते हैं आप अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या देते होंगे? हाँ, चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ यहाँ पे नाम बोलता हूँ जो मेरे पास आए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करिएगा, ठीक है। सैलरी का नाम आया मेरे पास, बोनस आ गया, डीए आ गया, उसके बाद में पेंशन आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया, और बोलो कन्वेयंस, आने जाने का खर्चा, फैंटास्टिक। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स? यूनिफॉर्म, ओके, ठीक है। फ्री कैंटीन, फ्री फूड, फ्री फूड या सब्सिडाइज फूड्स, बहुत बढ़िया दिया। रीइंबर्समेंट्स, कई बार उनका मेडिकल खर्चा हो जाता है ना, कंपनी दे देती है उनको, रीइंबर्स करती है, ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। कमीशन, यस, उनको कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, सही है। और कुछ सोचो, विजुअलाइज करो यार, बड़ी कंपनीज, कम ऑन, कैसे चलाओगे इतनी बड़ी कंपनी?
एम्प्लॉयज खुश तो सब खुश, वो तो हो गया, पीएफ में आ गया। प्रोफेशनल टैक्स वो भी एम्प्लॉयज को देना पड़ता है। इसके अलावा आप जो एम्प्लॉयज को देते हैं ना, उसमें और चीजें आएंगी, जैसे आप उन्हें अलाउंसेस ना, बिल्कुल, आप उसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं, आप उन्हें घर दे सकते हैं रहने के लिए, है ना, आप उन्हें गाड़ी दे सकते हैं चलाने के लिए, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स दे सकते हैं, बराबर है, आप उन्हें क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं अपनी असेट्स सस्ते में बेच सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे सकते हैं, बिल्कुल, आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। इतनी सारी चीजें कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को देती रहती है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है खुशबू, रिया, वाउचर्स हम हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं। तो अंडरस्टैंड, ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये सबका सब क्या है बेटा, कंपनी के लिए क्या है, जो भी आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो सब खर्चा है, और ये सारा खर्चा आपको रिकवर कहां से करना है, कस्टमर से। कस्टमर माल देगा, पैसा देगा, तभी तो ये सब खर्चे निकलेंगे। तो कस्टमर को जो आप चार्ज करने वाले ना, इसीलिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट में क्या क्या लेने का है। गेटिंग द पॉइंट? ये जितना भी मैंने कहा ना अभी तक, जो भी आपका लेबर के रिलेटेड खर्चा है वो सब लेबर कॉस्ट में जाएगा। वैसे ही मटेरियल लाने तक का पूरा खर्चा मटेरियल में आ जाएगा। फिर ये अदर एक्सपेंसेस में क्या है, जो इन दोनों में नहीं वो इन दोनों में, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, उसके बाद तुम्हारा स्टेशनरी, और बोलो डेप्रिसिएशन मशीन का, बिल्डिंग का, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इंश्योरेंस आ जाएगा, ये सब एक्सपेंस में जाने वाला है। इंटरेस्ट, एक्चुअली तुमने अच्छा पॉइंट रेस किया यहाँ पे कि इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्टिंग में ना इंटरेस्ट को बाहर रखते हैं, कॉस्टिंग के अंदर है ना इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। मैं आपको उसका रीजन भी समझाता हूँ, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट को क्यों बाहर रखा जाता है। मुझे एक बात बताओ, एक चीज है, तुम भी बना के बेच रहे हो, तुम भी बना के बेच रहे हो, ठीक है, तुमने भी रॉ मटेरियल लिया ₹1,00,000 का, तुमने भी रॉ मटेरियल लिया ₹1,00,000 का, बराबर है। रॉ मटेरियल के ऊपर आपने 1,00,000 का रॉ मटेरियल और 1,00,000 का लेबर भी लगाया, तो आपका माल 2,00,000 में रेडी हो गया है, बराबर है। लेकिन तुम वो पैसा घर से लाए थे, वो पैसा ब्याज पे लाया, अगर उसने इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर दिया तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए सोर्स ऑफ फंड्स का यहां पे कोई लेना देना नहीं, मतलब आप कहां से पैसा लाए, ब्याज पे लाए, घर का लाए, वो आपने को कंसिडर करना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट। सो हमने अभी बात की, यहां 3 तरीके के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन हो जाता है, लेबर भी है ना 2 तरीके का होता है, लेबर 2 तरीके का होता है। एक जो प्रोडक्शन में काम कर रहा था, याद है वो लेडीज जो वहां पे काम कर रही थी, तो सिक्योरिटी गार्ड भी तो होंगे ना, लेडीज जो टेलरिंग का काम कर रही थी, जो लेडीज जो टेलरिंग कर रही थी, और सिक्योरिटी गार्ड्स की अब हम बात करते हैं, क्या ये लोग भी लेबर हैं? दोनों भी लेबर हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता है क्या? ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो खर्चे जो होते हैं ना बेटा, आपके जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो 2 चीजों में क्लासिफाई हो जाते हैं, या तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे खर्चे को आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और हमारे कॉस्टिंग में इसे बहुत प्यारा नाम है, ओवरहेड्स। सारे इनडायरेक्ट खर्चों को आप क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। क्लियर? सिंपल, फर्स्ट क्लास। अभी तक हमने क्या बात की? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये 3 क्लासिफिकेशन, ये नेचर वाइज हो गया, बराबर है। फिर उसका रिलेशन अगर अपन देखें प्रोडक्शन के साथ,
तो खर्चा डायरेक्ट हो सकता है या खर्चा क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मुझे ये बताना है कि ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या ये प्रोडक्शन तक का खर्चा है, याद रखिएगा। तो आपको वैसा आंसर देना है, प्रोडक्शन तक का खर्चा रहा तो डायरेक्ट, प्रोडक्शन के अलावा अगर कोई भी खर्चा है तो सब इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन के अलावा अगर कोई भी खर्चा है तो सारा इनडायरेक्ट है। मुझे बताइए आपका खर्चा, अगर मैं कहूं फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट वेदर इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सभी का आंसर करेक्ट है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड है वो, बिल्कुल। सो दैट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। टेल मी समथिंग, जैसे वो जो लेडीज वहां पे काम कर रही थी, इफ वी आर पेइंग देम 20 रुपीज पर क्लोथ, पर दैट shirt or pant, whatever it is. Okay, so 20 rupees per unit. Tell me something, is it a direct expenditure or an indirect expenditure? That's a direct expenditure. Fantastic. There is a one-to-one correlation. Okay, tell me something, जो कपड़ा आप लेकर आए हैं ऑनलाइन वाले आपके लिए, जो कपड़ा आप लेकर आए ना, जो रॉ मटेरियल आप लेकर आए जिस पर आप स्टिचिंग करने जा रहे हैं, मतलब जो लेबर स्टिचिंग करेगा, तो इन दैट केस मुझे बताइए वो जो कपड़े का खर्चा आ रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट है बेटा या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? सही है रिया, सही है ईश्वरी। जो कपड़े का खर्चा हो रहा है जिसपे प्रोडक्शन किया जा रहा है, वेदर इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है बेटा, बिल्कुल सही है, दैट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टेल मी समथिंग, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी इनडायरेक्ट है, बराबर है। मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, आपके ऑफिस के जितने खर्चे हैं ना, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का असेट्स का डिप्रिसिएशन, बराबर है। ऑफिस का टेलीफोन का खर्चा, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बराबर है। जितने भी तुम ऑफिस का सोच सकते हो ना, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट है। सेलिंग के खर्चे, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लगने वाली वैन का डिप्रिसिएशन, उसमें लगने वाला पेट्रोल, ये सब इनडायरेक्ट है, सब ओवरहेड्स हैं, सब आपको अपने कस्टमर से रिकवर करने हैं। क्या हुआ इंद्रजीत, क्लियर है? एक्चुअली देख के मुझे तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, पेन आ रहा है? ओके ठीक है, तुमको आंखों में स्ट्रेन आ रहा है, मुझे यहाँ स्ट्रेन आ रहा है कि यार तुमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मस्ट बी लॉन्ग डे राइट? आप सुबह 8 बजे से कर रहे हो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप फर्क कर पा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में? मेरे पास एक क्वेरी आया है इधर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अदर एक्सपेंस में ऐड होगा क्या? रिया बेटा, जब वो लॉस ही है तो वो एक्सपेंस में कैसे जाएगा? मेरा पहला सवाल ये है। अगर वो लॉस ही है, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि वो लॉस है, तो लॉस बाय फायर कोई एक्सपेंस नहीं होता है, वो एक एबनॉर्मल आइटम है। दैट्स एंटायरली एबनॉर्मल आइटम, वो आप खर्चे में नहीं ले सकते। ओके, दैट्स नॉट अ कॉस्ट एनी, लाइक आप उसको कॉस्ट नहीं कंसिडर कर सकते। हाँ रिया बोलो। नहीं तो वो ऐसे भी रिकवर नहीं हो पाएगा, आप लॉस बाय फायर जैसी चीज कभी रिकवर नहीं करते, ये बात ध्यान में रखिए। आप लॉस बाय फायर जैसी चीज रिकवर नहीं करते, रिकवर तो वो किया जाता है जो खर्चा है, नुकसानों की रिकवरीज नहीं होती है। नुकसान बोले तो कैसे टाइप के नुकसान रिकवर हो जाएंगे पता है? जो नॉर्मल लॉसेस हैं, तो आपको पता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शायद आपका वो क्वेरी उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं, उससे आपको लॉस के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा कि लॉस एग्जैक्टली किस तरीके का हम लोग रिकवर करते हैं, जो उसको कॉस्ट में लिया जाता है, और कौन से लॉस को आप नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस अ वेरी बिग चैप्टर मटेरियल्स वाला जो आपको आगे आने वाला है। सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स,
ये वाला देखिए, अब ये आदमी बेचारा बैट बना रहा है ना। अब बैट बनाते टाइम बेटा वो चाहे या ना चाहे ये मटेरियल तो लॉस होने ही वाला है उसका, बराबर है, वो चाहे या ना चाहे। ऐसा जो लॉस है ना ये बेटा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ऑब्वियस बात है। अब मुझे बताओ, अगर वो एक वो लकड़े की शीट लाता है, लकड़े की शीट के अंदर, एक शीट के अंदर मान लीजिए वो 5 बैट्स बना लेता है, ठीक है, तो वो लकड़े की शीट में चाहे कचरा कितना भी निकले वो पूरे लकड़े की शीट का खर्चा 5 बैट पे रिकवर करेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन रिया मुझे बताइए, अगर उसने 5 शीट्स मंगाई, ठीक है, और बरसात होने के कारण, बरसात में कुछ हुआ जिसके कारण वो लकड़ा खराब हो गया, उसमें 4 शीट्स खराब हो गई, उसमें 4 शीट्स खराब हो गई, इमेजिन। तो एक ही शीट आपके पास बाकी है, तो वो एक शीट में आप अगर 5 बैट्स बनाओगे तो बेटा आपको सिर्फ वो एक शीट का ही उसमें कॉस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी का जो नुकसान किया हुआ वो भी अगर उसमें ऐड कर रहे हैं तो आपके जो मतलब जिस भाव पे आप बैट्स बेचने वाले हैं वो भाव कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे मार्केट में। समझ में आ रहा है रिया, है ना। सो बेसिकली लॉसेस सिर्फ उतने रिकवर होते हैं जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं, जो आपको पता होता है। वैसे ही आपने कंसाइनमेंट में किया हुआ है, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, आपको पता था कि ये लॉस होने वाला है, इसकी रिकवरीज होती है कॉस्टिंग में। एबनॉर्मल लॉसेस की कोई रिकवरीज नहीं होती, वो तो एक इनफैक्ट एबनॉर्मल लॉस अगर आपको रिकवर करना है ना तो आपको क्या करना चाहिए पता है, एबनॉर्म कमाओ इतना कि आपका एबनॉर्मल लॉस भी उसमें से चला जाए, ठीक है, मतलब कमाई इतना करो, इतना क्वांटिटी में माल बेचो कि आपके एबनॉर्मल लॉसेस भी रिकवर हो जाए, दैट शुड बी योर थिंग। चलिए हम लोग कहाँ थे। ओके सो मटेरियल्स हमने देखा, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ये देखो जरा, लिवाइस इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथिंग, तो उसके लिए जो ये डेनिम का खर्चा है ये कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल, इसके सिवा प्रोडक्शन होना नहीं है। नेक्स्ट लेबर देखो, ये कौन सा लेबर है, ये ब्लू कलर्ड यूनिफॉर्म डायरेक्ट मशीन्स पे काम कर रहे हैं, दिस इज अ डायरेक्ट लेबर, राइट, दिस इज अ डायरेक्टली लेबर which can be economically identified or attributed wholly to a cost object. Yes, yes, yes. Okay, next direct expenses. Now what are the direct expenses? डायरेक्ट जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन लाई, और मशीन का कैसे होने वाला है बेटा, समझो आपने मशीन जिसके पास से किराए पे लाई ना, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपको 5 रुपए यूनिट का किराया लगेगा, है ना, मशीन ही ऐसी लाई आपने, 5 रुपए यूनिट का किराया आएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपने 10,000 यूनिट बनाए तो आपका रेंट कितना हुआ, 5 रुपया पर यूनिट है, आपने 10,000 यूनिट बना दिए, 50,000 इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है, 1-to-1 कोरिलेशन है विद दैट। सो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका एक एग्जांपल रॉयल्टी, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कोई एक एग्जांपल लेते हैं ना, मैं मेरी नोट्स की बात करता हूं, मैंने नोट्स बना के रेडी रखी, आपको लग रहा है नोट्स बहुत भारी है, ठीक है, तो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट द नोट्स, ओके, एंड यू विल गिव मी फॉर पर बुक यू विल गिव मी 100 रुपीज, यू आर गिविंग मी अ रॉयल्टी, राइट, तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है फॉर दैट बुक। समझा नहीं समझा इंद्र? अच्छा तुम ऐसे सरप्राइज देखते हो मैं, ओके ओके ओके, नहीं वही मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे, तुम डायरेक्ट पूछ नहीं रहे हो इसलिए, ठीक है, ऑनलाइन सबस को क्लियर है। सो ऐसा जो रॉयल्टी का खर्चा जो सामने वाला भरेगा वो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट, फिर ये सब अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कौन कौन से है, ये देखिए, ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स का एग्जांपल, जिसे आप फिनिश प्रोडक्ट में डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये देखिए सिविंग मशीन ऑयल, हम वो लेबर का ही एग्जांपल देख रहे थे ना, लिवाइस कंपनी का ही हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसमें वो मशीनों में ऑयल तो डालना पड़ता होगा, वो ऑयल क्या 1-to-1 कोरिलेशन हो सकता है आउटपुट के साथ। इनफैक्ट अगर आप कोई मशीन इस्तेमाल भी नहीं करते, वो जैम हो जाती, तो भी आपको ऑयलिंग तो करना ही पड़ता है उसको, अंडरस्टैंड। सो इसका कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स है,
ओके, सो दिस आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लेबर. समझ, इनडायरेक्ट लेबर है, बिल्कुल इनडायरेक्ट लेबर है. जो क्लीनर्स हैं बेसिकली, जो आपके क्लीनिंग का ये कर रहे हैं ना, यस, वो सब इनडायरेक्ट लेबर्स हैं. और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें देखो ये लाइट्स लगी हुई है, मैं 2 लाइट और लगा दूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या? अंडरस्टैंड? सो ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ना, इसमें ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. ओके, दिस एन इटालियन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं बेसिकली सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. चाहे मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ज्यादा ऑयल डाल दूंगा तो मशीन डबल आउटपुट करेगी क्या? बोलने का मतलब ये है कि जितने भी इनडायरेक्ट आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये प्रोडक्शन पे कोई 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है. ये खर्चा ज्यादा भी करोगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है. वो डायरेक्ट लेबर रहेगा या इनडायरेक्ट लेबर रहेगा? इसलिए अकाउंट्स के नज़र से आंसर करना बहुत इजी है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बराबर है, आप प्रीवियसली ऐसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के ऊपर चले जा रहे हैं. एज एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो क्या करना चाहिए मालूम है? ये वाला खर्चा तुम कैपिटलाइज करोगे, ये खर्चा कैपिटलाइज होकर उसका जो डिप्रिसिएशन होगा ना, वो आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. फैक्ट्रीज का, मशीन्स का डिप्रिसिएशन आपको ओवरहेड्स में डालना पड़ता है. वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. अच्छा, मैं, अब जैसे तुमने आउटपुट बढ़ा दिया, बराबर है, लेकिन अब तुमने जो आउटपुट बढ़ाया है, कितनी क्वांटिटी के लिए? वो तो हमेशा वो 5500 के लिए हो जाएगी अभी. तो मैं कितने खर्चे यूनिट पे उसको बांटू? आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसको कितने यूनिट्स पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं? तो मैं क्या करूंगा, उस खर्चे को कैपिटलाइज करूंगा, और जैसे जैसे मशीन्स का डिप्रिसिएशन होते जाएगा, उस रेशो में P&L जाते जाएगा, मतलब उस रेशो में अपन इन्वेंट्रीज में ऐड करते चले जाएंगे. Like that. So we have seen now direct, indirect, we have seen material, labor, overheads. Okay, we have seen is, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. और हमने अभी तक इसके बेसिक्स थोड़े बहुत स्टडी किए हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. ओवरहेड्स, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड ही कहते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको ओवरहेड्स कहते हैं, सारे ओवरहेड्स हैं. एक बात बताओ, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए बेटा ओवरहेड्स के, जो जो आपने देखे होंगे. एक बड़ी कंपनी, अब अपन ने तो कितने, मतलब मैंने कितने सारे फोटोज आपके सामने रखे बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो मुझे बताइए कौन कौन से ओवरहेड्स जो आपने देखे, नोटिस किए. ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं ना थोड़ा सा. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन कौन से ओवरहेड्स आपने देखे, ऐसे खर्चे जो बिल्कुल इनडायरेक्ट हैं, जी, वो बिल्कुल ही मतलब प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, सिर्फ अननेसेसरी खर्चा बढ़ाते हैं. सो रिया कह रहे हैं वॉचमैन, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ईश्वरी आप भी कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. चलो, ये 2 आंसर्स आ गए. और बताइए. तो सिक्योरिटी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया. अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा हूं ना, तो कुछ बच्चे मेरे साथ झगड़ा कर सकते हैं. कुछ बोले सर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 तरीके की होती है. एक है मशीन को लगने वाली पावर, और दूसरा है जो फैक्ट्री की लाइटिंग है. मशीन की पावर की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो होगा तो ही प्रोडक्शन होगा. लेकिन फैक्ट्री की लाइटिंग की बात करूं, वो इनडायरेक्ट है, मैं थोड़े और लाइट भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, ऑफिस का रेंट, परफेक्ट, एक ओवरहेड्स है.
वो खिल्ले जो लगते हैं वो कैपिटलाइज होंगे, उसका डिप्रिसिएशन आपको लेना पड़ेगा। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्यों घुस रहे हैं? हम्म, तुम समझ रहे हो तुम कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? तुम ऐसा खर्चा बता रहे हो मुझे इंद्रजीत जिसका बेनिफिट आपको 4-4 5-5 साल मिलेगा। वैसा मत देखो ना, आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, आपको वो देखना जो इस साल का खर्चा हो। कॉस्ट टू इनकम इफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मशीन्स लाइक सीविंग ऑयल। रिया, थोड़ा सा बस मैं आपने जो कहा है ना उसको और टेक्निकल कर लेता हूं, मतलब एकदम ज्यादा एक्यूरेट बोल देता हूं। कॉस्ट टू इंक्रीज इफिशिएंसी नहीं, कॉस्ट टू मेंटेन इफिशिएंसी। सीविंग ऑयल आप इफिशिएंसी बढ़ाते नहीं है, इफिशिएंसी उसमें ऑलरेडी होती है, सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रस्ट के कारण वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, तो आप वापस से पुराने लेवल तक चले जाते हैं। मैं सीविंग ऑयल डालूंगा इसका मतलब ये नहीं कि पहले अगर मैं 10 यूनिट बनाता था तो अब 100 यूनिट बनने लग जाएंगे, नहीं। उससे अगर मैं पहले 10 बनाता था तो अब 10 को मेंटेन कर पाऊंगा। ओके, सो मेंटेनेंस तक का खर्चा इसमें लिया जाता है। मेंटेन, हाँ हाँ बोलो। हम्म, हाँ, ट्रेनिंग के खर्चे बिल्कुल सही है। इनफैक्ट पता है, लेबर में सिर्फ ट्रेनिंग के खर्चे भी नहीं होते, ट्रेनिंग जो जाते हैं ना उनके जो आने वाले उनके इंटरव्यू के खर्चे वगैरह, ये सब भी तो आपके लिए ओवरहेड्स ही हैं। अंडरस्टैंड? सो देयर लॉट एंड लॉट ऑफ ओवरहेड्स। इनफैक्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन को छोड़कर बाकी जो खर्चा तुम सोच सकते हो वो सब ओवरहेड ही है। ऋतिक, एक दो एग्जांपल तुमसे मिल जाए तो और अच्छा लगेगा मेरे को, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। हम्म, हम्म, यस, एक दो एग्जांपल आपसे मिल जाए मजा आ जाएगा। माल ला रहा है ना तुम्हारा, माल लाने का खर्चा तो कैपिटल है, ये गुड्स में जाएगा, डायरेक्ट है। सेलिंग के खर्चे बिल्कुल से वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है नहीं, तो सेलिंग के परफेक्ट परफेक्ट टिल द प्रोडक्शन, ओके, टिल द प्रोडक्शन। एक्चुअली देखो, अभी आपने इसको पहले पढ़ा है इसलिए आपको न वर्ड सुने, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। कई सारे स्टूडेंट्स आज पहली बार इसको कर रहे हैं तो दे हैव नॉट रेड दैट वर्ड। ओके, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ऑब्वियसली मैं अभी भी वो ले लेता था तो आज बहुत ज़्यादा ही थेरी हो जाता था, इसलिए मैं उसमें घुसा नहीं। ठीक है, एक्चुअली मालूम है सिर्फ कॉस्ट ऑब्जेक्ट से भी कोरिलेट करना सही नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में कई बार ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉस्ट पर सर्विस वगैरह है ना, तो उसमें इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, सो रिमेम्बर दैट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड अभी हम लोग उसको स्किप करेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए, बेसिकली प्रोडक्शन के रिलेटेड तक आपको सबको लेना है, उसके अलावा बाकी जो भी है सब ओवरहेड ही है, जो भी है सब ओवरहेड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने काफ़ी हद तक टाइप्स देख लिए कि कौन कौन से कॉस्ट है। ऐसे तो बहुत अलग अलग टाइप्स है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है। इनफैक्ट 25-30 डेफिनेशंस हैं कॉस्ट, कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंकिंग कॉस्ट, संक कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इंजीनियर कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, बराबर है। जो भी तुम सब बोलो, इतने सारे अलग अलग कॉस्ट है ना, नॉर्मल, एबनॉर्मल, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, हम लोग एक साथ तो सब नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप एक कॉस्ट यूनिट का निकालना चाह रहे हैं, क्या क्या खर्चा जोड़ना चाहिए? बोलने का मतलब ये है, अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं बड़ी वाली, और आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि सर हमें सारे खर्चे रिकवर करने हैं, हमें सेलिंग का भी रिकवर करना है। आप ही ने कहा था मुझे, आपने सेलिंग भी रिकवर करना है, आपको कैंटीन का भी रिकवर करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी रिकवर करना है, आपको ट्रांसपोर्ट का भी रिकवर करना है, आपको मतलब ऑफिस के खर्चे रिकवर करने हैं, रिसर्च के खर्चे रिकवर करने हैं, आपको सब कुछ रिकवर करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सब कुछ खर्चा हम लोग याद कैसे रखेंगे? मतलब बोलने का मतलब, मैं ओरली तो हिसाब नहीं लगा सकता, मुझे इसके लिए कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा।
सारे कॉस्ट में जहां पे लिखूंगा और फिर टोटल करके मैं पर यूनिट निकाल के बताऊंगा, ऐसा मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट को कहते हैं कॉस्ट शीट। समझ रहे हैं? ये जितने खर्चे आपने कहे कि हमें रिकवर करने हैं अपने कस्टमर्स वगैरह से, वो सारे खर्चे एक स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। उस स्टेटमेंट को कहते हैं बेटा कॉस्ट शीट। ओके, सो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कॉस्ट शीट है ना। ये जो कॉस्ट शीट है ना, ये पूरा स्टेटमेंट है जो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइड्स में रखा हुआ है। दिस फर्स्ट, सेकंड, दिस द थर्ड वन एंड दिस द फोर्थ वन। ओके, सो ऐसे 4 इसमें है। कॉस्ट शीट बेटा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप सारे खर्चे एक के नीचे एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं और फिर उसको ऐड करके बताते हैं, अच्छा मेरी इतनी कॉस्ट थी। और फिर आप डिसीजन लेते हैं कि ओके, इफ दिस इज द कॉस्ट, दिस शुड बी माय सेलिंग प्राइसेस। अंडरस्टूड? यस रिया, वेरी गुड। आपने जिसके साथ रिलेट किया है वो बहुत सही है। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जैसा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है। याद रखना रिया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जैसा है। उसमें जितने कंसेप्ट तुमने सीखे थे ना बेटा फाउंडेशन में, आपने सारे कंसेप्ट वहां पे सीखे थे। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, ये सब जो तुमने वहां सीखा था, ये सबका सब यहां पे है। लेकिन याद रखना ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है। पता है क्यों? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और कॉस्ट शीट का सबसे बड़ा डिफरेंस समझाता हूं आपको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप सिर्फ प्रोडक्शन तक के खर्चे लेते थे। कॉस्ट शीट में तुमने भी मुझे कहा कि हमें सारे खर्चे रिकवर करने हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हो या किसी और चीज के। समझ में आ रहा है आप लोगों को कंसेप्ट? समझा ना वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात कर रही है? वो आपने फाउंडेशन में जो स्टडी किया था फाइनल अकाउंट्स में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ आपके नॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे कई हद तक। उसमें बाकी के खर्चे नहीं आते थे, सैलरीज, रेंट एंड ट्रैवलिंग वगैरह, वो सब नहीं आता था। लेकिन यहां तो सब आने वाला है। बराबर बराबर, क्लियर एरिया? सो देर इज ह्यूज गैप बिटवीन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड योर कॉस्ट शीट। ओके, ओवरहेड्स मैं कॉस्ट शीट आपकी आज ही बनवाऊंगा आपसे। कॉस्ट शीट बनाने से पहले बस ओवरहेड्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन समझा देता हूं। नाम से ही समझ जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन ओवरहेड को दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स क्यों कहते होंगे उसको? वो वर्क्स, वर्कशॉप, वर्कशॉप वर्ड होता है ना, वर्कशॉप कई बार लोग कहते हैं, तो वर्कशॉप के ही ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के ही ओवरहेड्स हैं आपके। तो वर्क्स कॉस्ट बोलो या वर्क्स ओवरहेड। ओके, सो वर्क्स ओवरहेड उसमें आना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस के रिलेटेड, एडमिनिस्टर करने के रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी खर्चा होता है ना, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड, बेचने के खर्चे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माल को कस्टमर तक के पहुंचाने के खर्चे। सेलिंग यानी बेचने के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिर्फ पहुंचाने का खर्चा, जैसे डिलीवरी वैन मैंने बताई थी आपको, वो डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग नॉर्मली हेड एक साथ बना देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का है। कुछ भी लिखो, उसको क्या, सैलरी ऑफ डिलीवरी वैन ड्राइवर। मतलब आप कॉस्ट शीट में कैसा लिखोगे ऐसा पूछ रहे हो ना, तो वैसे ही लिखो, लेकिन उसको कौन से हेडिंग में लिखना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो आपके जितने खर्चे हैं ना, सबको इसमें कैटेगराइज करना पड़ता है, और वो कैटेगराइज करने के बाद ऐसी कॉस्ट शीट बनती है। वो करने के बाद बेटा ऐसी कॉस्ट शीट जो है ना वो बनती है। ओके, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा और बाकी के खर्चे। और अब एक एक करके हम ये सब चीजें करेंगे। एक काम करो,
काफी देर से मैं कह रहा हूं और आप सिर्फ सुन रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आप भी पक गए होंगे क्या चल रहा है। ठीक है, सो एक काम करिए, आप अपने बुक्स में शुरुआत आज करेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट, और ये 4 पेज की कॉस्ट शीट आपको, मतलब 4 स्लाइड्स वाली कॉस्ट शीट पूरी बनानी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स और रुपीज, कम ऑन बनाते चले जाइए। आप चाहिए तो शॉर्ट में लिख सकते हो, वो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि एनी चीज आपके पास नोट्स में रहेगा वहां पे, लेकिन आपको ये बनानी पूरी कॉस्ट शीट है, क्योंकि यही वो चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चंस फिर सॉल्विंग स्टार्ट होगी। मैंने आपसे कहा था बेटा आज से ही प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर देंगे, बराबर है, क्यों हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें। और ये सब थेरी वेरी जो अपन ऊपर का देख रहे हैं ना पीछे का, ये कोई बहुत ज्यादा आता नहीं बेटा एग्जाम्स में, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। बनाइए बेटा कॉस्ट शीट, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल एक ही है। बना लीजिए बेटा, इतना आपका हो जाए तो डन लिखकर भेज दीजिएगा, फिर मैं अगली स्लाइड आपको बताऊंगा। इतना बना लीजिए। ओके, रिया का हो गया, इंद्रजीत तुम्हारा हो गया, यस, ईश्वरी, खुशबू, आप लोगों का भी कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। कैन मूव अहेड। खुशबू डन। ऋत्विक हो गया आपका। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट्स ओके, आपको पूरा पूरा इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में रॉयल्टी लिख दो, पावर फ्यूल लिख दो, वेजेस, ऐसा शॉर्ट्स में लिख सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वाला लिखेंगे, अगला स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, प्राइम कॉस्ट के नीचे उसमें क्या क्या ऐड होता है, एक बार प्राइम कॉस्ट आपने डिराइव कर लिया, फिर उसमें फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ते जाना है। फैक्ट्री में क्या क्या आता है लिखो, शॉर्ट में लिखना सब। फैक्ट्री का ना, ये फैक्ट्री का रिपेयर मेंटेनेंस है। हाँ, अगर ऑफिस का रिपेयर रहेगा तो वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। ये सब फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
अगर आप बाद में कभी अपना आईसीआई स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे तो कॉस्ट शीट का एक अलग चैप्टर है जो शायद 6th या 7th चैप्टर है उनका। तो वो वाले चैप्टर को एक्चुअली वो चैप्टर अपन इतना लेट नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट शीट का आइडिया आपको होना ही चाहिए पहले से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में कॉस्ट शीट ही बनानी पड़ती है। ओके, क्या ऑनलाइन हो गया बेटा सभी का? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में याद ही रखने का, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में 5 चीजें होती हैं: क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और प्राइमरी पैकिंग। फैक्ट्री F फॉर 5 याद रखना, फैक्ट्री के बाद में 5, फैक्ट्री के बाद में 5। क्या क्या ऐड करने, ये सब ऐड है। इसमें से सिर्फ एक ही लेस है, वो है स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि वो बेच के पैसा अपने को मिलता है। डन। ऑनलाइन तो हो गया है, बस मेरे आपका हुआ, चलते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाने के बाद ये 3 ओवरहेड जोड़े जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल आ जाएगा, सेलिंग एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा विद प्रैक्टिस। सब ऐड है, सब खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे ऐड पे ऐड होते जाते हैं पूरे फॉर्मेट में। सिर्फ जहाँ क्लोजिंग स्टॉक्स है वो लेस करने के हैं और स्क्रैप वैल्यू लेस करना, और कुछ भी लेस नहीं है। क्या बोल
अच्छा ऐसा। ओके, नहीं नहीं, वो डैश खाली ऐसे और नहीं नहीं, लेस सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक्स है, और लेस सिर्फ ये वाला है, स्क्रैप वैल्यू वाला, और कोई लेस नहीं है। तो ये मुझे पता नहीं चला बेटा कि आपको ये माइनस माइनस लग रहा होगा। मैं एक्चुअली ऐसे ही सोचा वो डैश दिखाने को कि इसके नीचे ये है। कल से हमारा फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, पर्यूषण रेंज का 8 दिन। पैकिंग भी है ना, दो दो तीन तीन टाइप की होती है। इनफैक्ट 4 टाइप टू बी वेरी स्पेसिफिक जो मैंने देखे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके आगे भी क्वाड्रुपली रहती है। तो प्राइमरी पैकिंग बोले तो क्या, इसमें एकदम उनको फोटो ही दिखाऊं, है ना, सीधा एकदम इजीली समझ जाएगा, मेरे को कुछ बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, एक बार आप ये नोट कर लीजिए। इसलिए मैंने फोटोज रखे हैं, मालूम है, वो विजुअलाइज करने को सही रहता है कि किसको प्राइमरी कह रहे हैं, किसको सेकेंडरी कह रहे हैं। Done? Let me show. See this. इससे आपको पूरा समझ जाएगा कि प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको, टर्शरी किसको, और क्वार्टरनरी किसको। प्राइमरी पैकिंग, वो आप जो चॉकलेट्स देखते हैं ना, वो एक चॉकलेट का रैपर, वो प्राइमरी पैकिंग है। उसके सिवा तो आप चॉकलेट कुछ नहीं कर सकते। उस चॉकलेट का जो बड़ा पैक है, दैट इज सेकेंडरी, इसमें उसको बेचा जाता है, इसमें उसको बेचा जाता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम ये यूज करते हैं। फैक्ट्रीज में ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिसका एक पूरा ग्रुप होता है, और वो एक साथ लिया दिया जाता है, लाइक, ठीक है। तो हमारे लिए ये प्राइमरी पैकिंग है। इसका जो खर्चा है वो प्रोडक्शन ओवरहेड है, मतलब प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी वगैरह का जो खर्चा है ना, ये अट्रैक्टिव क्यों बनाया जाता है, ताकि वो बेच सके, कस्टमर उसको देखेगा, अच्छा लगना चाहिए उसको, समझ रहे हैं। तो ये सेलिंग वाला पार्ट है, ये खर्चा सेलिंग के लिए होता है, और ये उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए होता है, ये जो पैकिंग है वो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग, व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग एंड टर्शरी। ओके, ये बहुत आगे का टॉपिक है एक्चुअली मेरे लिए। आ, हम लोग कौन सा
50 नंबर का स्लाइड, इसके आगे पहुंच गए थे ना अपन लोग। तो अब बात करते हैं कॉस्ट शीट की। ठीक है, तो आज आपको ब्रीफ एक दे देता हूं सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया। ओके, हमारे पास टाइम कम है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन कल ले लेंगे इसके ऊपर। कॉस्ट शीट क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप सारे खर्चे लिखते हैं और टोटल कॉस्ट डिराइव करते हैं। कॉस्ट शीट की शुरुआत कहां से होगी? तो कॉस्ट शीट की शुरुआत होती है सारे के सारे डायरेक्ट मटेरियल्स के साथ। इधर से कॉस्टिंग की शुरुआत होगी, बराबर है, सारे डायरेक्ट मटेरियल्स के साथ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ कॉस्ट शीट की शुरुआत होती है। डायरेक्ट एक्सपेंस में तीन चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर, खर्चा। मटेरियल्स में, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल, मेरे पास मटेरियल लाने तक का पूरा खर्चा मुझे ऐड करना है। यहां पे मटेरियल खर्चा, रॉ मटेरियल परचेस किया वो, उसको लाने का फ्रेट, अगर कोई टैक्स वैक्स लग गया, अच्छा टैक्स कौन सा, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? जैसे जीएसटी का रिफंड मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, तो कॉस्ट में ऐड होगा क्या? वो कॉस्ट में नहीं लेने का। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं ना, वही आपको कॉस्ट में ऐड करने चाहिए। लेस ट्रेड डिस्काउंट्स, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट्स आप कम कर लीजिए उसमें से, क्योंकि उतने पैसे अपने लगने नहीं है। ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है रॉ मटेरियल का तो वो ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो जाके आपको मिलता है कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ऋत्विक मान लीजिए बेटा साल के पहले शुरुआत में मेरे पास ₹1,00,000 का माल था, मैंने और 5 लाख का माल खरीदा, ठीक है, 6 लाख का हो गया। 6 लाख में से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी 1.5 लाख का बाकी है। मैंने जो कंज्यूम किया वो कितने रुपए का मटेरियल था? एग्जैक्टली exactly. आप क्लोजिंग स्टॉक कम कर देंगे तो जाके आपको मिलेगा कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम कर डाला। वो आंसर आता है 4.5 लाख। नेक्स्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो वर्कर्स को, फैक्ट्री के वर्कर को, ब्लू यूनिफॉर्म वाले, उनको जो आप डायरेक्ट लेबर दे रहे हैं वो बराबर है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे रॉयल्टी पर यूनिट जो आप सेट कर रखे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, पावर और फ्यूल, जॉब चार्जेस, ये सीधा सीधा प्रोडक्शन से डायरेक्ट 1-to-1 कोरिलेट करता है। ओके, कोई डाउट? आगे, ऑनलाइन कभी भी डाउट होना तुरंत आप अपनी क्वेरी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट में भेज सकते हैं, या क्यू लिख के भेज दो ना, तो भी मैं समझ जाऊंगा आपको क्वेरी है। सारे प्राइम को, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आपने जोड़ दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट खर्चों को आप जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या होगा? तो प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री के ओवरहेड से शुरुआत करनी है। फैक्ट्री के ओवरहेड्स सारे के सारे ले लीजिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री का इंश्योरेंस, प्लांट का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस। उसके बाद अगर फैक्ट्री में कोई पोल्यूशन के इक्विपमेंट्स लगाए थे आपने, उसके रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो भी ले लीजिए। आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसके अंदर ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP एडजस्ट करने का आपको मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। वैसे 99% प्रॉब्लम्स में अपन इसको कभी लिखते नहीं है, अपन सीधा प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, यू गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, सो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद तो याद है मैंने आपसे कहा था F फॉर फैक्ट्री, F फॉर 5, 5 चीजें आपको ऐड करनी है। वो 5 कौन सी? क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद R&D, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन के रिलेटेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा भी ना 2 तरीके का होता है, एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो तो ऐड हो जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे चला जाता है, वो आपका इधर आ जाता है जनरल ओवरहेड्स, मतलब ये यहां पे ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा। नेक्स्ट, सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो ऐड कर दीजिए। उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू, अगर वेस्ट बेचकर आपको कोई स्क्रैप वैल्यू मिला है तो वो आप लेस कर लीजिए। प्राइमरी पैकिंग का खर्चा, आपने प्राइमरी पैकिंग अभी देखी थी फोटो में, तो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा यहां पे ही ऐड करेंगे, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगर आप एडजस्ट करते हैं तो यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड आफ्टर यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीन चीजें और ऐड करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो जनरल वाले हैं, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग के खर्चे, मैनेजर के खर्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के खर्चे, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा, बराबर ये सब इधर आ जाता है। और उसके बाद यू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैं प्रॉफिट मिला दूं ना तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैं प्रॉफिट मिला दूंगा ना तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? क्या करूं, ले अभी बस आज के लिए। ठीक है ना। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, है ना। तो आज एक बेसिक इंट्रो था, एक बेसिक आपको सब्जेक्ट का पूरा आइडिया दिया मैंने। कॉस्ट शीट आज मैंने लिखा दी आपको, कल उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल से की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। सो कॉस्टिंग इज, अगेन आई विल रिपीट दिस, कॉस्टिंग एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखो आप तो ऑटोमेटिकली बेटा आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। आप खुद बड़ा बिजनेस चला रहे हैं ऐसा सोच के करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर द फर्स्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट, एक काम करता हूँ बेटा, आई विल जस्ट कंप्लीट द रिकॉर्डिंग फॉर द डे।